तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिख सेना के ऐसे जनरल की कहानी जिस जनरल का जो मांस था वो 22,000 रुपये किलो बिका था और उसके जो बाल थे वो 1200 रुपये किलो बिके थे। कौन थे ये, कहाँ इनका जन्म हुआ, कैसे सिख सेना में शामिल हुए, कैसे महाराजा रणजीत सिंह की सेना में ये शामिल हुए और इनके मांस को किसने खरीदा, क्यों खरीदा, क्या कारण था, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि सिख कौम ने इस जनरल को, इस सूरवीर को, इस सूरमे को, इस शेर को बुरे तरीके से बुलाया है। तो आज की इस वीडियो में हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि आपको हर एक वीडियो में सिखों का ही इतिहास देखने को मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि सिख इतिहास आगे आए तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आज जिस जनरल के बारे में हम बात करने वाले हैं उनका नाम था जनरल जोरावर सिंह। इनका जन्म कांगड़ा घाटी के गांव अंसरा में हुआ। इनके पिता का नाम था सरदार हरजीत सिंह। 17 साल की आयु तक इन्होंने 3 बार शेर का शिकार किया था, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में ये काफ़ी मशहूर हो चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे। उस समय हर एक नौजवान का ये सपना हुआ करता था कि वो एशिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज में शामिल हो। वो फौज थी खालसा सेना, महाराजा रणजीत सिंह की सेना। जनरल जोरावर सिंह अपने एक दोस्त को साथ लेकर खालसा सेना में शामिल होने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उनकी कुछ परीक्षा होती है, जैसे कि घोड़सवारी की, तीर चलाने की परीक्षा, ऐसी कुछ परीक्षाएं उनकी होती हैं। उसके बाद उनको खालसा सेना में शामिल कर लिया जाता है और सेना में उनके काफ़ी अच्छे कामों की वजह से उनको सिपह सलार बना दिया जाता है। एक सिपह सलार के अंडर 40 सैनिक काम किया करते थे। एक दिन जनरल जोरावर सिंह अपने 40 सैनिकों के साथ एक मुहिम से वापस आ रहे थे और रात पड़ जाती है। तो रात के समय वो रियासी रियासत के पास अपना जो पड़ाव लगाते हैं, वहाँ पर वो रात बिताने की सोचते हैं। उसी रात रियासी रियासत के जो दरबारी थे वो जनरल जोरावर सिंह को मिलने के लिए आते हैं। वो उनको बताते हैं कि हमारे जो पड़ोसी राजा हैं जिनका नाम है भूपिंदर सिंह, उसने हमारे राजा किशन सिंह को ये धमकी दी है कि अगर 1 महीने के अंदर आपने मेरी अधीनगी स्वीकार नहीं की तो मैं रियासी पर कब्जा कर लूँगा। अब जो पड़ोसी राजा है भूपिंदर सिंह वो काफ़ी जालिम राजा है, जनता पर काफ़ी जुल्म करता है। और जो हमारे वाला राजा है वो किशन सिंह है, वो भी शराबी है, उसको भी जनता की कोई परवाह नहीं है, वो औरतों के बीच ही उसका ध्यान रहता है। तो वो कहते हैं कि इससे पहले कि भूपिंदर सिंह हमारे राज्य पर कब्जा करे, उससे पहले खालसा सेना रियासी को जीत ले, अपने अंडर कर ले। और जो दरबारी जनरल जोरावर सिंह को मिलने के लिए आए थे वो ये भी कहते हैं कि अगर आप रियासी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो किले के सभी रास्ते हम आपको बता देंगे। इसके बाद जनरल जोरावर सिंह उनकी इस बेनती को स्वीकार कर लेते हैं। उनसे दरबारियों का दुख देखा नहीं जाता, तो वो अपने 40 सैनिकों के साथ ही रियासी पर हमला कर देते हैं। उसके बाद रियासी को जीत लिया जाता है और खालसा सेना का जो परचम है वो रियासी में लहरा दिया जाता है। जब इस बात का पता महाराजा रणजीत सिंह को लगता है कि जनरल जोरावर सिंह ने रियासी को जीत लिया है तो वो काफ़ी खुश होते हैं। वो अपने इस जनरल को कई सौगातें भेंट करते हैं, पर जनरल जोरावर सिंह कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने मुझे कुछ देना है तो आप मुझे जंग लड़ने के लिए तोपें, घोड़े और सैनिक दीजिए ताकि मैं खालसा राज को लेह, लद्दाख, तिब्बत तक पहुंचा सकूं। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह इस बेनती को स्वीकार कर लेते हैं। वो टहल सिंह और बस्ती सिंह की अगुवाई में 500 सिख सैनिक रियासी भेज देते हैं और साथ ही साथ यूरोप से आए एक कर्नल की अगुवाई में एक बड़ी टीम वहां पर भेजी जाती है ताकि वहां के जो नौजवान हैं रियासी के उनको भी सेना में भर्ती किया जा सके और उनको जो टीम यूरोप से आई हुई थी वो सिखलाई दे सके। तो वहां पर उन बच्चों को जो नई फौज भर्ती की जाती है उनको बंदूक चलाने की, तलवार चलाने की शिक्षा भी दी जाती है और तोपे बनाना भी उनको सिखाया जाता है और अच्छी नस्ल के जो घोड़े हैं वहां पर तैयार किए जाते हैं। जब सभी तैयारियां पूरी हो जाती हैं तो जनरल जोरावर सिंह छोटे छोटे इलाकों को जीतने के बाद अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में लड़ाई लड़ते वक्त खालसा सेना को काफ़ी मुश्किलें भी आ रही थी, क्योंकि अक्सर जो खालसा सेना हुआ करती थी वो मैदानी इलाकों में ही लड़ाई लड़ा करती थी, पर अब उनको पहाड़ी इलाकों में लड़ाई लड़नी थी। वहाँ पर जो कि ऑक्सीजन की भी कमी होती है और साथ ही साथ जो घोड़े थे उनके साथ उनको भी काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। पर इस सब के बावजूद भी खालसा सेना लगातार आगे बढ़ती जाती है। जब इस बात का पता लद्दाख के राजों को लगता है कि खालसा सेना लगातार आगे बढ़ रही है तो वो खालसा सेना के रास्ते में रुकावटें डालनी शुरू कर देते हैं।
अब खालसा सेना ने एक ऐसी गहरी घाटी को पार करना था जिस गहरी घाटी की दोनों ओर दो ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी और दोनों पहाड़ियों पर किले भी थे, जिनमें से एक किले का नाम था खारपोखर और दूसरे का नाम था कार्थ खसे। जो खारपोखर का किला था वहां पर 5000 सैनिक पहाड़ी राजाओं के मौजूद थे और जो कार्थ खसे का किला था वहां पर 7000 सैनिक मौजूद थे। जब भी खालसा सेना उस गहरी घाटी को पार करने की कोशिश करती तो ऊपर से बाहर होते तीरों के साथ और खालसा सेना का काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता था। अब पीछे भी नहीं मुड़ा जा सकता था तो आगे बढ़ना भी जरूरी था। उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इन 2 किलों को ही जीता जाएगा। तो सबसे पहले जीता जाएगा खारपोखर के किले को, जहाँ पर थोड़े से कम सैनिक थे, 5000 सैनिक थे पहाड़ी राजाओं के। उस वक्त एक मुश्किल और थी, खालसा सेना के पास जो बड़ी तोपें नहीं थी। अगर बड़ी तोपें होती तो नीचे से ही खारपोखर के किले पर वार किए जा सकते थे, पर उनके पास छोटी तोपें ही थी जिनको आसानी से घोड़े पर रखा जा सकता था। तो जो खारपोखर के किले वाली पहाड़ी थी उसके आसपास छोटी पहाड़ियाँ भी थी और उन पहाड़ियों पर भी पहाड़ी राजाओं ने मोर्चे लगाए हुए थे। तो सबसे पहले तो जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी उनको जीता जाता है और उनमें से एक पहाड़ी थी जिसकी जो ऊंचाई थी वो 400 फीट थी, उस पहाड़ी को जीता जाता है और जो छोटी तोप थी उसको उस पहाड़ी के ऊपर ले जाया जाता है 400 फीट वाली पहाड़ी पर, और उस 400 फीट वाली पहाड़ी से खारपोखर के किले पर वार किया जाता है और वो जो वार थे वो खारपोखर के किले तक पहुंच रहे थे। अब सारे सैनिकों का ध्यान तोपखाने की ओर चला जाता है और सारे जो सैनिक थे खारपोखर के किले के वो तोपखाने की ओर वार करते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हैं जनरल जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह अपने 200 सैनिकों के साथ पीछे के रास्ते से खारपोखर के किले में मतलब कि एंटर करते हैं और खारपोखर के किले को जीत लिया जाता है। अब एक किला तो खालसा सेना ने जीत लिया था, पर जो सामने वाला किला था कार्थ खसे का, जहां पर 7000 सैनिक मौजूद थे, अब उसको जीतना अभी भी बाकी था। 2 दिनों में कई बार कार्थ खसे के किले को जीतने के लिए कोशिश की जाती है, पर हर एक कोशिश नाकाम हो जाती है। 1000 सिख सैनिक भी शहीद हो जाते हैं। 48 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात टहल सिंह जी जो कि खालसा सेना में शामिल थे वो किले की ब्योंतबंदी करने के लिए जाते हैं ताकि कोई ऐसा एक रास्ता निकाला जा सके जिससे किले को जीता जा सके। तो वो देखते हैं कि जिस पहाड़ी पर कार्थ खसे का किला बना हुआ था उस पहाड़ी से एक चश्मा भी आ रहा था, पानी का चश्मा। तो उनके मन में तरकीब आती है कि जहाँ से पानी आ रहा है उस रास्ते से अंदर भी तो जाया जा सकता है। तो वो आधी रात को अपने 50 सैनिकों को तैयार करते हैं और उसके बाद वो सुरंग से, जिस सुरंग से उन्होंने ऊपर जाना था वो सुरंग 2.5 फीट ही चौड़ी थी और उन्होंने 400 फीट ऊपर भी जाना था। पर खालसा सेना मुश्किल को अपनाती है और आगे बढ़ती जाती है। आधी रात को वो अपना सफ़र शुरू करते हैं ऊपर चढ़ने का और सवेर तक खालसा सेना ऊपर तक पहुंच जाती है। जब दुश्मन सैनिकों को ये पता चलता है कि खालसा सेना आ चुकी है तो वो उन पर हमला करते हैं, पर कोई ज़्यादा बड़ी अनहोनी हो उससे पहले ही खालसा सेना के जो सैनिक थे वो किले का जो दरवाज़ा थे वो खोल देते हैं और जो बाकी सैनिक नीचे थे वो भी ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कार्थ खसे का किला था उसको भी खालसा सेना जीत लेती है। तो इस प्रकार जनरल जोरावर सिंह अपनी सेना के साथ लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अगले 3 दहाकों में उन्होंने लेह लद्दाख, कारगिल और मानसरोवर को जीत लिया था और वो तिब्बत तक पहुंच चुके थे। जहां पर ये बताना भी जरूरी है कि उन्होंने लद्दाख को 4 बार जीता था, क्योंकि जब भी खालसा सेना लद्दाख पर हमला करती उस वक्त लद्दाख का राजा हार स्वीकार कर लेता। जब खालसा सेना आगे बढ़ जाती उसके बाद वो फिर से बगावत कर देता। तो इस प्रकार जब लद्दाख को 4थी बार जीता गया उस वक्त खालसा सेना ने लद्दाख में अपना पहला किला बनाया, जो कि वहाँ पर उन्होंने अपने हथियार और खाने पीने का सामान रखा था। तो इस तरह करते करते खालसा सेना ने 12 बड़े दर्रों को पार किया और दर्रे को पार करने के लिए वो सर्दी के मौसम की उड़ीक किया करते थे, क्योंकि सर्दी में जो दर्रे थे वो जम जाया करते थे, पर गर्मी में दर्रे को पार करना मुश्किल था क्योंकि दर्रों में काफ़ी पानी होता था। क्योंकि खालसा सेना पहाड़ी इलाकों में लड़ाई लड़ रही थी तो लड़ाई लड़ते वक्त उनको काफ़ी बड़ी मुश्किलें भी आती थी। माइनस में टेम्परेचर होने के कारण उनको कच्चे चौल और कच्चा मांस ही खाना पड़ता था, जिसकी वजह से काफ़ी सैनिकों को पेट की बीमारियां भी होने लगी थी और तकरीबन 80% सिख सैनिकों की जो आँखों की रोशनी थी वो भी धुंधली पड़ गई थी और घोड़ों को भी गलघोटू की बीमारी हो रही थी, जिसकी वजह से जो खालसा सेना के घोड़े थे उनकी भी मौत हो रही थी। इन सब मुश्किलों की परवाह किए बगैर खालसा सेना तिब्बत तक पहुंच जाती है। तिब्बत पर हमला करने के लिए खालसा सेना तैयार थी। उस समय जनरल जोरावर सिंह ने अमर सिंह थापा के साथ, जो कि नेपाल का राजा था, उसके साथ हाथ मिलाया। उसको कहा कि हम
तिब्बत को जीतने के बाद आपके इलाके तक पहुंचने वाले हैं और जो रूस के शासक हैं वो भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। अब उस वक्त जो क्या हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह की शहीदी हो चुकी थी, वो इस संसार को छोड़कर जा चुके थे और गद्दी पर बैठे थे महाराजा शेर सिंह। अब जनरल जोरावर सिंह को ये तो पता चल चुका था कि पीछे से इतनी सहायता नहीं मिलेगी, पर फिर भी महाराजा शेर सिंह इजाज़त दे देते हैं तिब्बत को जीतने के लिए। पर उस समय जो डोगरे भाई थे जो कि दरबार में बैठे थे, वो फिर से पंजाब के साथ सिखों के साथ गद्दारी कर देते हैं। डोगरे भाई नेपाली राजदूत महताबर सिंह को खरीद लेते हैं और उसे जो सारी जानकारियां थी वो निकलवा लेते हैं और सब कुछ बता देते हैं अंग्रेज़ों को। उसके बाद डोगरे भाई महाराजा शेर सिंह के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप जनरल जोरावर सिंह को खत भेजिए ताकि तिब्बत पर हमला ना किया जाए, क्योंकि खालसा सेना का पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है और आपको उनको कहना चाहिए कि अभी हमें गर्मी के मौसम तक की उड़ीक करनी चाहिए। तो इस प्रकार महाराजा शेर सिंह डोगरियों की बातों में आ जाते हैं। उस समय महाराजा शेर सिंह का जो संदेश था वो रातों रात ही जनरल जोरावर सिंह के पास पहुंचा दिया जाता है और उस संदेश में लिखा था कि आप अभी तिब्बत पर हमला ना करो और वापस पंजाब आ जाओ। तो ना चाहते हुए भी जनरल जोरावर सिंह को वापस पंजाब आना पड़ा और वो वापस पंजाब आने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ जो 2000 सैनिक होते हैं उनके, वो भी काफ़ी बीमार अवस्था में होते हैं और उनके थके टूटे उनके साथ घोड़े होते हैं और उन सब के साथ जनरल जोरावर सिंह वापस पंजाब की ओर आना शुरू कर देते हैं। पर डोगरे भाइयों की गद्दारी जहां तक ही नहीं खत्म होती, वो गद्दारी के साथ जनरल जोरावर सिंह को शहीद भी करवाते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। जिन इलाकों को जनरल जोरावर सिंह ने जीता था, जैसे कि कारतकसे, लेह लद्दाख, तोसीकुंड के इलाके थे, मानसरोवर, कारगिल, इन सभी पहाड़ी राजाओं को जो डोगरे सरदार संदेश पहुंचा देते हैं कि आपका दुश्मन जनरल जोरावर सिंह अपने 2000 बीमार सैनिकों के साथ वापस पंजाब आ रहा है। रास्ते में जनरल जोरावर सिंह और उनके 2000 सैनिकों को घेर लिया जाता है और 60,000 की सेना 2000 सैनिकों पर हमला कर देती है। पर खालसा सेना बहादुरी के साथ मुकाबला करती है। उस लड़ाई में अप्रॉक्सीमेट सभी सिख सैनिक शहीद हो चुके थे, उनमें से बचे थे तकरीबन 200 और 250, और जो 200-250 सैनिक थे वो आशाकोट के किले में शरण लेते हैं। जनरल जोरावर सिंह को एक गोली लगती है और वो अपने घोड़े से गिर जाते हैं, पर फिर भी वो दुश्मनों का सामना करना जारी रखते हैं। उसके बाद एक पहाड़ी सैनिक उन पर पीछे से वार करता है, नेजे से वार करता है और वो नेजा उनके आर पार हो जाता है। उससे उनके अंदर काफ़ी बड़ा जख्म होता है, जिसकी वजह से उनकी शहीदी हो जाती है। उनकी शहीदी होने के बाद भी कोई भी पहाड़ी सैनिक, कोई भी पहाड़ी राजा उनके पास नहीं आया। उनकी शहीदी के बाद भी उनके शरीर पर तीरों से वार किए गए, जब तक उनको पूरा यकीन नहीं हो गया कि जो जनरल जोरावर सिंह है अब वो शहीद हो चुके हैं, कोई भी उनके पास नहीं आया। तो इस प्रकार 12 दिसंबर 1841 को जनरल जोरावर सिंह की तिब्बत की पहाड़ियों में शहीदी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जनरल जोरावर सिंह का जो मांस और बाल क्यों बिके थे। जो पहाड़ी कबीले होते हैं उनमें ये मान्यता होती है कि अगर वो शेर का मांस अपने घर में रखेंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो बहादुर होंगी। अगर कोई बच्चा जिसका अभी अभी जन्म हुआ है उसको शेर का मांस बांधा जाएगा तो उसके मन में से डर खत्म हो जाएगा। अगर घर के दरवाजे में शेर का मांस बांधा जाएगा तो घर में से क्लेश खत्म होगा, घर को कोई भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। जो पहाड़ी कबीले थे, पहाड़ी राजा थे, पहाड़ी लोग थे, वो जनरल जोरावर सिंह को शेर मानते थे। की शहीदी के बाद पहाड़ी कबीलों में लड़ाई होती है कि जनरल जोरावर सिंह का जो मांस है वो कौन लेकर जाएगा। तो ये तय किया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वही जनरल जोरावर सिंह का मांस लेकर जाएगा। तो दो कबीले जो ज़्यादा बोली लगाते हैं, उसके बाद जनरल जोरावर सिंह के शरीर को लकड़ पर रखकर उनका मांस उनके शरीर से अलग किया जाता है और उस समय जो उनका 1 किलो मांस था वो 22,000 रुपये किलो बिकता है और उनके बाल जो कि 1,200 रुपये किलो बिकते हैं। उन पहाड़ी कबीलों ने जनरल जोरावर सिंह का एक हाथ धरती में गाड़ दिया था और वहां पर उनकी समाध बनाई थी। उस समाध को आज हम सिंगलापा चौटन के नाम से जानते हैं। और आज भी पहाड़ी कबीले तिब्बती लोग जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती हैं तो डोल बजाकर उस समाध पर मत्था टेकने के लिए जाते हैं ताकि जो आने वाला बच्चा है वो जनरल जोरावर सिंह की तरह बहादुर हो। तो ये इतिहास था जनरल जोरावर सिंह का। अब हम बात करते हैं उन सैनिकों की जो कि 200-250 सैनिक होंगे जिन्होंने आशाकोट के किले में शरण ली थी। वो 2-2.5 महीने के लिए आशाकोट के किले में शरण लेते हैं। उस समय पहाड़ी राजाई उन पर पूरी नज़र रखते हैं। जब 2-2.5 महीनों के बाद वो वापस से पंजाब जाने की कोशिश करते हैं, उस समय पहाड़ी सैनिक
उन पर फिर से हमला कर देते हैं और जो सैनिक बचे थे उनको भी शहीद कर दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो आगे चलकर भी हम आपको इस प्रकार ही सिखों का इतिहास बताते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।